नमस्कार, प्राइम टाइम में हाजिर हैं। आज जम्मू कश्मीर राज्य के दो चेहरों पर नजर। इस राज्य के वो दो पहलू जिसमें एक राहत, सुकून और मनोबल बढ़ाता है। हमारे सामने वो 14 कामयाब चेहरे आए हैं जिन्हें देखकर राज्य ही नहीं देश गर्व महसूस करता है। इस साल जम्मू कश्मीर से 14 युवाओं ने यूपीएससी के इम्तिहान पास किए हैं। अहम है कि विपरीत खबरों के बीच इतनी बड़ी संख्या में इन्हें सफलता मिली। काबिल तारीफ कि इस माहौल में भी इन युवाओं ने मेहनत की। 5 सालों में ही 60 युवा संघ लोक सेवा यानी कि यूपीएससी की प्रतिष्ठित परीक्षा में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। 1990 से 2009 तक घाटी से सिर्फ 2 आईएएस और आईपीएस निकले। 2009 में शाह फैजल के आईएएस में टॉप करने के बाद युवाओं की सोच में बदलाव शुरू हुआ। स्थानीय युवाओं में विश्वास जगा कि वो भी शाह फैजल की तरह आईएएस अधिकारी बन सकते हैं। फिर 2010 से इस संख्या में लगातार बढ़ोतरी होने लगी। साल 2013 में रिकॉर्ड बनाते हुए राज्य से 13 उम्मीदवारों ने आईएएस सूची में जगह बनाई। इनमें 3 महिला उम्मीदवार थीं। 13 में से 8 उम्मीदवार कश्मीर क्षेत्र से ताल्लुक रखते थे। 2014 में युवाओं ने रिकॉर्ड तोड़ा और 16 युवाओं ने ये इम्तिहान पास किया। इनमें 6 जम्मू कश्मीर के जम्मू क्षेत्र के दूर दराज इलाकों से थे। गुज्जर समुदाय के 3 युवाओं डॉक्टर ओवैस अहमद राना, कमर उल जमान चौधरी और मेहताब अहमद जगल शामिल थे। साल 2015 में 10 युवाओं ने ये आईएएस के इम्तिहान पास किए। 2016 में 10 और इस साल 2017 में 14 कामयाब रहे हैं। लेकिन इस राज्य का दूसरा चेहरा ज्यादा हावी रहा है। आतंक, असुरक्षा, पीड़ा और भटकाव को सामने ला खड़ा करता है। बीते 1 साल में 8 जुलाई को बुरहान वानी के मारे जाने के बाद से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की घटनाएं तेजी से बढ़ी। गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान स्थानीय आतंकियों की भर्तियां बढ़ी हैं। मंत्रालय के आंकड़े के मुताबिक पिछले साल 128 आतंकवादियों की भर्ती हुई थी और इस साल सिर्फ 5 महीने में ये आंकड़ा दुगना हो गया है। हालांकि आतंकी हथियारों की कमी से जूझ रहे हैं। सीमा पर कड़े पहरे की वजह से सीमा पर हथियारों की तस्करी घटी है, लेकिन इसका असर ये हुआ है कि आतंकियों ने हथियारों को लूटना, छीनना शुरू कर दिया है। 90 हथियार और कई 100 राउंड्स फायर के छीने गए और भटके हुए युवाओं के इसमें आतंकवादी आसानी से उनको फंसा रहे हैं। तो कैसे इस असफलता, भटकाव, अन्याय के भाव से ग्रस्त युवाओं पर उन युवाओं की छाप मजबूत, असरदार पड़े जो इस राज्य की सफलता, गौरव, प्रतिष्ठा की तस्वीर को देश के सामने रख रहे हैं। और इसी पर आज हम पहले हिस्से में चर्चा करेंगे प्राइम टाइम में। तो हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बिस्मा काजी यूपीएससी में हैं, 115वीं रैंक इनको हासिल हुई है। फैजल जावेद यूपीएससी में 610 इनकी रैंक हुई है, दोनों कश्मीर से हैं। राहुल पंडिता लेखक, वरिष्ठ पत्रकार हैं, समझते हैं जम्मू कश्मीर की पृष्ठभूमि को। और अरुण गुप्ता प्रवक्ता हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी से हमारे साथ। तो पहले तो मैं फैजल जावेद और बिस्मा काजी, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद दूंगी कि आपने ये सफलता हासिल की है। देश का नाम आपने रोशन किया है, राज्य का नाम भी रोशन किया। बिस्मा, पहले शुरुआत में आपसे आपकी सफलता की कहानी से, क्योंकि आप लोगों को देखकर, सुनकर जो लोग हैं वो प्रेरणा हासिल करते हैं। विपरीत हालात में जिस तरह से देश भर तमाम तस्वीरें आती हैं, आपने ये सफलता हासिल की, क्या इसके पीछे गूढ़ रहस्य रहा? इसके पीछे जो चीज़ रही है वो है कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, परसेवरेंस एंड डेडिकेशन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज ऑनेस्ट हार्ड वर्क। सो वो चीज़ रहा है एंड जितना कंसिस्टेंट रहे हैं उतना रिजल्ट भी आ गया अच्छे से। बिल्कुल, आप इंजीनियर रही हैं और दूसरा अटेम्प्ट था आपका, तो ज़रा ये हार्ड वर्क के बारे में बताइए। कितने घंटे आप पढ़ती थी? अक्सर अमूमन सफल लोग कहते हैं क्वालिटी स्टडी करनी चाहिए, घंटों से नहीं आंकना चाहिए। आप जो कश्मीर के युवा आपको सुने, क्या सुनना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे आप उन्हें? मैम, घंटे तो नहीं कर सकते, घंटे इसमें क्वांटिटी तो नहीं हो सकती है, क्योंकि ये पूरा ऑब्जर्वेशन एनालिसिस का पार्ट होता है। इसका कोई सिलेबस नहीं होता है, क्योंकि जो सोशल इश्यूज चल रहे हैं, जो पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, जितने इंटरनेशनल रिलेशंस चल रही हैं, या कुछ भी कोई बिल भी पास हो रही है, तो आपको हर एक चीज़ को एनालाइज करना है। तो वो कोई भी मीडियम हो सकता है, तो इट्स नॉट वो पढ़ाई नहीं है वो जो एकेडमिक होता है। तो इसमें बहुत एनालिसिस होता है, कितना आपने क्या समझा, क्या आप इससे क्या प्रोज है इसके
इसके, क्या कॉन्स है इसके, क्या आप कर सकते हो इसको ठीक करने के लिए। तो इसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते। हाँ, क्वालिटी हो सकता है, जितना आप क्वालिटी स्टडी कर सकते हैं उतना बेहतर है। तो क्वांटिटी की सही बोला है जिनने बोला है कि हम इस चीज़ को बिल्कुल भी क्वांटिफाई नहीं कर सकते। ये सिर्फ क्वालिटी है जो मैटर करती है और आपका एनालिसिस है, ज़रूरी नहीं है ये कन्वेंशनल वो बुकिश स्टडी नहीं है, ये बहुत वैलिड है, होलिस्टिक है, पूरा एनालिसिस बेस्ड है। बिल्कुल। और जो आसपास इर्द गिर्द खबरें आती हैं राज्यों को लेकर, क्या जब आप अपनी तैयारी करती थी उसका असर पड़ता था या क्या आप अपने आप को समझाती थी? मैम, इट इज नॉट ऑडिबल। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, जो जब आप अपनी तैयारी कर रही थी तो जो आसपास राज्य में स्थिति होती है, खबरें आ रही थी, उस लिहाज से आप अपने आप को कैसे उन खबरों से अलग रखती थी या क्या समझाती थी? मैम कि मैं एक कैंडिडेट हूँ जो कि सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ रही हूँ, तो मुझ में ये था कि आगे पढ़ना है, मेहनत करनी है और चीज़ों को सुधारना है, हर एक चीज़ को सही करना है। तो वही चीज़ था कि इवन दो की चीज़ें सही नहीं थी लेकिन सही करना था, और वो चीज़ और ज़्यादा इस चीज़ को ड्राइव करा था कि नहीं, करना है, करना है, करना ही है। बिल्कुल, जो फोकस आपका था वो बना हुआ था। फैजल, आपके पास आना चाहेंगे। आप स्काइप पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इंदौर से आप नौकरी करते हैं। आपकी मेहनत की कहानी सुनाना चाहेंगे कश्मीर के युवाओं को, देश के युवाओं को। कैसी मेहनत रही थी आपकी इस कामयाबी के पीछे? मैम, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क था, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन था, काफ़ी साल स्ट्राइव करना पड़ा, फेलियर्स आए, काफ़ी मुश्किलें आई, बट एक परसिवरेंस था, एक जोश था कि करना है, कुछ भी हो जाए, आई हैव टू मेक इट। और फैमिली का, फ्रेंड्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा इस पूरी जर्नी में, सीनियर्स का काफ़ी सपोर्ट रहा, टीचर्स का सपोर्ट रहा, और कहीं ना कहीं मेहनत रंग लाई है। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू द गॉड एंड टू माई पेरेंट्स, फ्रेंड्स, एवरीवन, कि अल्टीमेटली द डिजायर्ड जो था मेरा अपनी लाइफ का लक्ष्य, वो मैं प्राप्त कर सका। मुश्किल बताइए, मुश्किलें क्या थी आपके सामने? मैम, कश्मीर में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए, तो वो बड़ा एक लिमिटेशन हो जाता है हमारे लिए, और एक्सपोजर थोड़ा कम है, तो उसके लिए दिल्ली आके आपको मेहनत करना पड़ता है। यू हैव टू एडजस्ट टू द क्लाइमेट, क्योंकि हमारा क्लाइमेट भी थोड़ा डिफरेंट रहता है। बट अल्टीमेटली इट बॉइल्स डाउन कि जब रिजल्ट आता है और आप उसमें सिलेक्ट हो जाते हैं, तब ये चीज़ें आप मायने नहीं रखती। जो जितनी भी आपने प्रॉब्लम्स फेस करी होती है वो आपको दिखती नहीं है, बट जो अल्टीमेट टारगेट जो आपने अचीव किया वो दिखता है। बिल्कुल, जिस तरह से बिस्मा भी कह रही है, फोकस पूरा होना चाहिए। लेकिन फैजल, मैं चाहूंगी कि आप हमारे जो युवा हैं कश्मीर, उनको भी एक तरह से एड्रेस कर रहे हैं कि किस तरह से आप समझाते थे अपने आप को, जो हालात इर्द गिर्द हैं, अपने आप को कैसे समझाते थे कि मुझे अपना फोकस रखना है, काम करना है, मेरा लक्ष्य ये है कि मुझे कामयाबी हासिल करनी है? क्या कहते थे अपने आप से आप? मैम, नॉट मतलब क्योंकि मैं वैली से हूँ, सिर्फ मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री से भी लड़के आए, हमारे साथ मेहनत कर रहे थे, दिन रात एक कर रहे थे, वो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, एक दूसरे को मोटिवेट करते थे, खुद को मोटिवेट करते थे, खुद को चीजों से थोड़ा दूर रखने की कोशिश करते थे। इफेक्ट तो होता ही है कहीं ना कहीं, बट जैसे मैंने पहले भी कहा, फैमिली का सपोर्ट, फ्रेंड्स का सपोर्ट, जो अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताते थे, ये जानकर कि इसको मेहनत करनी है अभी, और खुद भी जो टारगेट था उसको अचीव करने का जो जोश था, वो हमेशा पुश करता था मुझे कि अल्टीमेट सक्सेस को पाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने कहा जिस तरह से परिवार और दोस्तों का सपोर्ट। राहुल पंडिता हमारे साथ मौजूद है। राहुल, आपने किताबें लिखी हैं, आप समझते हैं वहां पर, आपकी नज़र में, क्योंकि जम्मू कश्मीर के दो चेहरे हमारे सामने हैं, ये सफलता के चेहरे दो हमारे सामने बैठे हुए हैं, लेकिन एक वो तस्वीरें जो लगातार अमूमन रोज न्यूज़ में आती रहती हैं, आप किस तरह से देखेंगे इस सफलता को? देखिए, कश्मीर में करीब 3 दशक से हालात बहुत ख़राब हैं। उसके पहले स्टेज में कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, करीब 4 लाख लोग जो हैं रातों रात कुछ ही हफ्तों के भीतर घर से बेघर हुए। तो मेरी जनरेशन के लोग जो उस वक्त एग्जाइल में चले गए, उन्हें भी बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा।
बड़े बड़े घरों से हम छोटे छोटे एक एक कमरे 10 बाय 10 फीट के कमरों तक हमारी जिंदगी सीमित हो गई। और जैसे मेरे एक दोस्त कह रहे थे कि वेदर उस ज़माने में 1990 में, मुझे याद है जब पहली बार हम इंडियन प्लेन्स में आए थे, हमें बिल्कुल आदत नहीं थी उस गर्मी की, और वो गर्मी हमारे सरों पर हथौड़े की तरह बज रही थी। तो उन मुश्किलों में कश्मीरी पंडितों ने उस वक्त पढ़ाई लिखाई की, अपने आप को ऊपर उठाया, और आज 99% जो कम्युनिटी है वो सक्सेसफुल हैं, वो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, और भी सफलता के नए नए आयाम छू रही हैं। दूसरी तरफ कश्मीर घाटी में भी अलग अलग मुश्किलों का सामना करना पड़ा लोगों को। पहले तो बदस्तूर हड़ताल चालू रही। 90s के दशक में क्रैकडाउन्स हुआ करते थे, सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशंस हुआ करते थे बहुत बड़े। तो महीनों महीनों स्टूडेंट जो हैं पढ़ाई नहीं कर पाए, और इसमें जो कुछ मेजॉरिटी कम्युनिटी के जो पढ़ा लिखा वर्ग है, और पढ़े लिखे से मेरा तात्पर्य सिर्फ ये नहीं है कि जिन्होंने किताब पढ़ी है, क्योंकि सिर्फ किताबें पढ़ने से या सिर्फ एजुकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर उससे फर्क पड़ता तो बुरहान वानी के पिता जो एक हेडमास्टर हैं, वो अपने जो उनके बेटे ने जो रास्ता इख्तियार किया उसको कभी सपोर्ट नहीं करते। तो जो ज़हनी तौर पर एक तालीम होती है, उस तरह के जो लोग थे कश्मीर में, उन्होंने भी समझा कि यहाँ पर उस तरह की तालीम हासिल नहीं हो सकती, तो कई लोगों ने अपने बच्चों को बाहर भेजा। वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ कम है। अगर आप सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट है, जैसे मेरे एक दोस्त कह रहे थे कि वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ कम है, जैसे यहाँ ट्यूटोरियल्स हैं, बहुत तरह की फैसिलिटीज़ स्टूडेंट्स अपना सकते हैं, उस तरह की फैसिलिटीज़ कश्मीर में नहीं है। तो ये अपने आप में उन कंडीशंस में सिविल सर्विसेज को क्रैक करना, यूपीएससी के इतने बड़े टफ एग्जाम को क्रैक करना, ये बहुत ही सफलता की बात है। और मैं आशा करता हूं कि ये लोग जो हैं शाह फैसल के बाद एक एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे, और जो लोग यूनिवर्सिटीज में जाते हैं उनको मोटिवेट करेंगे कि वो यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान और आईसिस का झंडा फहराने ना जाएं, बट प्रोग्रेसिव आइडियाज और डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट का झंडा फहराना जाए। बिल्कुल राहुल, आपने एक बहुत मार्मिक बात कही जो कश्मीरी पंडितों की, कि वो भी अपना घर छोड़कर यहाँ पर आए और 3 दशकों से यहाँ पर उन्होंने नाम कमाया, बड़े ओहदे पाए। आप भी उसमें से एक शामिल हैं। और आज ही हम महबूबा मुफ्ती जो मुख्यमंत्री हैं, खीर भवानी का कल वहाँ पे एक बहुत बड़ी पूजा होनी है, और आज वो भी खुद वहाँ पर गई, और किस तरह से उन्होंने आज वो बयान दिया है कि जो कश्मीरी पंडित वापस आए, अमन लौटे। तो बहरहाल ये राहत भरे बयान आते हैं, लेकिन जो हमारे युवा, एक वो युवा भी हैं, एक कामयाब युवा, क्योंकि वो एक प्रतिष्ठित इम्तिहान जो हमारे देश का उसको पास करते हैं, लेकिन वो पढ़े लिखे युवा भी हैं, और वो आंकड़े सुनकर मैं चिंतित, क्योंकि वो पीएचडी हैं, एमफिल हैं, डबल ग्रेजुएट्स हैं, वो आतंकवाद की तरफ झुक रहे हैं। और जो आज ये आंकड़े आया कि किस तरह से 5 महीनों में, इस साल के 5 महीनों में ही पिछले साल के आंकड़े से ये इंटरनल रिक्रूटमेंट जो है आतंकवाद की तरफ बढ़ा है, वो भी स्थानीय बच्चों का, स्थानीय लड़कों का जो इतने पढ़े लिखे हैं। राहुल, ये क्यों? देखिए, कोई नई बात नहीं है। जैसा कि मैंने अपने पहले स्टेटमेंट में कहा, सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन से बात बनती तो ओसामा बिन लादेन कभी आतंकवादी नहीं बनता। ओमार शेख जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का पढ़ा हुआ है, जिसे भारत सरकार को 1999 में IC-814 विमान के हॉस्टेजेस के बदले में छोड़ना पड़ा, तो उस तरह के रेडिकलाइजेशन लोग कभी नहीं होते। तो इस तरह के लोग भी कश्मीर में हैं, जो कुछ थोड़े बहुत सेक्शंस जो हैं, पढ़े लिखे सेक्शन जो है, वो भी आतंकवाद की तरफ उनका अट्रैक्शन हुआ है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि जो लोग जिनकी जहनी तालीम भी पूरी है, वो शायद भारत से प्यार ना करते हों, लेकिन उनको मालूम है कि उनका मुस्तकबिल जो है, जो फ्यूचर है, वो भारत के साथ है, और किसी भी यूटोपिया को, जो ये आज़ादी का यूटोपिया है, जो ये सेपरेटिज्म का यूटोपिया है, जो कभी हासिल नहीं हो सकता, और जो इतने हजारों लोगों की लाशों पे जो खड़ा किया, उनके खून की कुर्बानी देकर जो एक ये नकली आइडियोलॉजी, फेक आइडियोलॉजी खड़ी की गई है, तो इसका अंत जो है
वो हमेशा बुरा होगा, वायलेंस का अंत कभी बुरा होगा। तो फ्यूचर जो है, फ्यूचर यही नौजवान लोग हैं जिन्होंने सिविल सर्विस को क्रैक किया। मैं आपको बता दूं कि जब 1990 में आतंकवाद शुरू हुआ तो इंडियन स्टेट जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो थी, कंप्लीटली कोलैप्स कर चुकी थी। इनफैक्ट पुलिस के काफी सारे जो एक सिग्निफिकेंट सेक्शन जो था वो मिलिटेंट्स के प्रति सिंपैथेटिक था। लेकिन लेट 90s में जो कश्मीर से आईपीएस और कश्मीर पुलिस सर्विसेज के जो नौजवान निकले, यही वो लोग हैं जिन्होंने बाद में आतंकवाद का बैकबोन वहां तोड़ दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी लेगेसी को आगे ये लोग बढ़ाएंगे, शाह फैसल जैसे लोग बढ़ाएंगे और मेरे नए दोस्त बढ़ाएंगे। बिल्कुल। हमारे साथ अरुण गुप्ता भी मौजूद हैं, जम्मू कश्मीर के बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अरुण जी, दो कामयाब हस्तियां आपके सामने मौजूद हैं जो अभी फिलहाल आईएएस का इम्तिहान उन्होंने, एक यूपीएससी का इम्तिहान उन्होंने क्लियर किया है। आपसे जानना चाहेंगे, आप किस तरह से देख रहे हैं इस दोनों तस्वीरों को, क्योंकि आज ही दो तस्वीरें एक तरह से सामने आई है जो सरकार ने बताया है कि जो आंतरिक तौर पर स्थानीय जो बच्चे रिक्रूट कर रहे हैं आतंकवाद की तरफ, वो दुगने हो गए। सबसे पहले हमारी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे बच्चों को बहुत बहुत मुबारक। उन्होंने हमारा एक ऐसा काम किया है जिससे हमारा सिर गर्व से ऊपर हुआ है। इसके दो पहलू हैं। एक पहलू में अगर हम बात करें तो हमारा वो मिसगाइडेड यूथ है जो आज एक उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, एक उसको मज़हब के नाम पे एक्सप्लॉइट करके, और वो लोग उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं जिनके अपने बच्चे वहाँ नहीं पढ़ते, अपने बच्चे उनके बाहर पढ़ते हैं क्योंकि वो उनका फ्यूचर से ही चाहते हैं। तो उनकी जो एक्सप्लॉइटेशन है, जिस तरह उन्होंने उनको बर्बाद किया है, जैसे वो उनके साथ जो भी करते हैं, वो एक ज़्यादा बड़ी सेक्शन है जो हमारे यूथ की जो है ख़राब हो रहा है। अब अगर हम दूसरी बात करें, जो यूथ हमारा राज्य का जो यूथ है जिन्होंने अभी एग्ज़ाम क्लियर किए और 1099 जो मेरा सवाल आपसे ये है कि ठीक है जी, हाँ, जो हमारी सफलता की तस्वीरें वो तुम्हारे सामने हैं, वो अपनी मेहनत से यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन जो हमारे युवाओं में वहां पे भटकाव हो रहा है वो भी कम पढ़े लिखे नहीं हैं। इस भटकाव को रोकने के लिए अगर हम पिछले एक साल की बात करें, मैं इन 5 महीनों की नहीं बात करूंगी, अगर पिछले एक साल की बात करें तो क्या क्यों इतना इजाफा हुआ? क्या कोई चिंतन मनन यहाँ पे केंद्र कर रही होगी, लेकिन राज्य के अंदर कुछ चिंतन मनन है इसको लेकर कि क्या गलत हुआ होगा, क्या कुछ बयान हमारे गलत आए होंगे जो ये इतना बड़ा होगा, ये भटकाव क्यों ज्यादा बढ़ रहा है? इसमें अगर हम पूरी गहराई में जाएं तो शायद एक साल का आंकलन करना ठीक नहीं होगा। इसको आपके पीछे काफ़ी साल पीछे जाना पड़ेगा समझने के लिए कि जो पीछे सरकारें रही हैं, उन सरकारों ने अपने छोटे छोटे मफादों के लिए जो काम किया है और जिस तरह चीज़ों को ख़राब किया है, वो बहुत ही ऐसी स्टेज पे चीज़ों को ला के खड़ा कर दिया जहाँ से चीज़ें बहुत ख़राब हो चुकी थी। अब जो पिछले साल में, एक साल में जो पीछे हुआ है, जिसमें हमारा जो कश्मीर का यूथ है वो इन्वॉल्व हुआ है, पढ़ा लिखा यूथ इसमें इन्वॉल्व हुआ है, वो एक बेसिकली बड़ा सीरियस कंसर्न है, हमारे लिए भी बहुत सीरियस कंसर्न है वो। और अगर आप ये कहें कि इसमें सरकार का कोई ऐसा बयान है या सरकार ने कोई ऐसा काम किया है जिससे वो आए, ये अचानक नहीं होता। आप मेरी बात मानेंगी कि इस तरह के जो काम हैं वो अचानक नहीं होते। एक लंबी सी, एक बहुत सालों से किसी पे काम किया जा रहा होता है और उसका कहीं ना कहीं एक चीज़ें निकलती हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि वहाँ के जो लोग इसको चलाते हैं, जो ये हुर्रियत के लोग जो इन सब बच्चों को वहाँ पे मज़हब के नाम पे ख़राब करते हैं, सोचने वाली बात उन बच्चों के लिए, उनके माता पिताओं के लिए और उन बच्चों के लिए जिन्होंने आज ये क्लियर किया है एग्ज़ाम, ये बहुत सोचने की बात ये है कि क्या ये लोग जो हमें एक्सप्लॉइट करते हैं, हमारे बच्चों को एक्सप्लॉइट करते हैं, क्या ये बिल्कुल वो काम कर रहे हैं जो इनको करना चाहिए? और जब इनके अपने बच्चों की बारी आती है तो अपने बच्चों को ये बाहर भेज देते हैं, देश के बाहर भेज देते हैं। समझना हमें जम्मू कश्मीर के निवासियों को ही समझना चाहिए। अरुण जी, ये तर्क सही है, लेकिन ये पिछले साल का तर्क है। इस साल बदलाव ये आया है कि जो युवा भटक रहे हैं उनको राज्य सरकार की तरफ से जरूरी नहीं है कि जाहिर तौर पर सामने कदम रखे जाए, लेकिन ऐसा क्यों है कि ये भटकाव इतना बढ़ गया है?
क्यों हिजबुल, लश्कर, जैश-ए मोहम्मद, हरकत-उल जिहाद इस्लाम, ये तमाम तंजीमों के साथ मिलकर अब काम कर रही हैं और हमारी जो राज्य सरकारें हैं या जो भी तमाम एजेंसियां होती हैं वो इसको नहीं समझ पा रही हैं, वो इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो इसको समझ नहीं पा रही या उनको इस चीज़ की सिचुएशन का समझ नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि सरकार तो सरकार ही होती है और एजेंसीज का जो काम है वो करती हैं। लेकिन ठीक है, ये थोड़ा सा अगर इंक्रीज हुआ है तो केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों इस पर बहुत सक्रिय हैं, इस पर काम चल रहा है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि हमारी जितनी भी राज्य सरकारें हैं बाहर, एक एग्जाम्पल है हरियाणा सरकार का। अब हरियाणा सरकार ने आज ही अनाउंस किया है कि वो जम्मू कश्मीर के जो बच्चे हैं उनको अपनी यूनिवर्सिटीज़ में और अपने जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं या प्रोफेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ पे उनको कंसेशन देंगे, 10% की कंसेशन देंगे, उनके लिए 5% का जो इनटेक कैपेसिटी बढ़ाएंगे, उनके लिए। आप कश्मीर के अंदर क्या कर रहे हैं? आप कश्मीर के नुमाइंदे हैं, मैं आपसे इसलिए पूछ रही थी। राहुल, मैं आपके पास आऊंगी। राहुल, मैं आपके पास आऊंगी, फिर बिस्मा को जाना, इसलिए बिस्मा के पास जल्दी से आएंगे। राहुल, आपसे जो ये तमाम एक तरह से पहलू सामने आया है कि तमाम तंजीमें एक साथ काम कर रही हैं और जो हमारे भटकाव है हमारे वहाँ पे युवाओं में वो अपने आप में, इनको आर्म्स की ट्रेनिंग नहीं है, छीनने में इनका प्रयोग किया जा रहा है, फिर इन पर FIR दर्ज कर दी जाती है, तो बेचारे युवा फंस जाते हैं। उस लिहाज से थोड़ा जमीन को हमें समझाइए। देखिए, अगर आप पिछले बहुत सालों को पर गौर करेंगी तो बीच बीच में आपने देखा होगा, खासकर मिड 2000 के बाद से कश्मीर में हालात काफ़ी सुधर गए थे। इनफैक्ट 2006-2007 में बिल्कुल नॉर्मलाइज हो गया था। उसके बाद कुछ घटनाएं हुई, जैसे अमरनाथ लैंड एजिटेशन हुई 2008 में, 2010 में फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन 2010 के बाद मोर और लेस सिचुएशन काफ़ी नॉर्मलाइज हो गई और जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं वो एकदम मार्जिनलाइज हो गए थे। चाहूंगी क्योंकि मेरे पास सिर्फ 1 मिनट बचा है, 1.5 मिनट। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, इस 1 साल में, पिछले 1-1.5 साल में क्या ऐसा कुछ बदलाव आप देख रहे हैं जो रिक्रूटमेंट डबल हुआ है, जो सरकार के आंकड़े आ जाए हैं कि पिछले 5 महीनों में डबल हुआ है? देखिए, संक्षेप में ये है कि जब भी सरकार सेपरेटिस्ट ग्रुप्स को स्पेस देती है, अगर आप उन्हें 1 इंच स्पेस देते हैं तो वो 10 मीटर स्पेस लेते हैं। ये बिल्कुल सिंपल अरिथमेटिक है। तो हम बार बार सरकार से यही आग्रह करते हैं, केंद्र सरकारों से यही आग्रह करते हैं, ये जो बार बार बातचीत की बात होती है, हुर्रियत से बातचीत की जाए, तो ये बातचीत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बातचीत उनके साथ होनी चाहिए जो भारत के आइडिया में विश्वास रखते हैं, जो डेमोक्रेसी में आइडिया रखते हैं, विश्वास रखते हैं, जो सेक्युलरिज्म में आइडिया विश्वास रखते हैं। अगर आप गिलानी साहब का बयान देखेंगे तो वो कहते हैं कि कश्मीर में डेमोक्रेसी नहीं चलेगी, नेशनलिज्म नहीं चलेगा, प्रोविंशियलिज्म नहीं चलेगा। तो एक ऐसे आदमी से भारत सरकार या उनके पार्लियामेंट के चुने हुए नेता उनके घर पर दरवाजा खटखटाकर उनके गले कैसे मिल सकते हैं? जब जब आप ये करते हैं तब तब आप ये गलती करते हैं और सेपरेटिस्ट को स्पेस देते हैं। उसी स्पेस में बुरहान वानी, सब्जार भट्ट जैसे लोग खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। अंत में फैजल जावेद आपके पास, मैं आपसे अंत में कंक्लूडिंग रिमार्क्स कश्मीर के युवाओं के लिए देना चाहूंगी, जो आपको इस समय सुन रहे होंगे, जो भटक गए हैं, जिनमें एक भावना है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, जिनकी सोच पर और चीजें हावी हो गई हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पूरे कश्मीर के यूथ से यही कहना चाहूँगा कि अपना फ्यूचर सिक्योर करिए, चेंज लाने की कोशिश करिए, जिस भी फील्ड में आ सकते हैं आइए, लेट्स ब्रिंग अ चेंज फॉर द गुड ऑफ द वैली एंड द स्टेट। बहुत खूब, बहुत बहुत खूब, और बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको एक बार फिर से बधाई और शुभकामनाएं, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जुड़े। और वाकई में कश्मीर के जो हालात हैं उसकी 2 तस्वीरें हमारे सामने, लेकिन जो कामयाबी, प्रतिष्ठा, गर्व की तस्वीर सामने आती है उसका हमें इस्तकबाल करना चाहिए और उसको बेहतर तरीके से देश के सामने, युवाओं के सामने पेश करना चाहिए। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं प्राइम टाइम में, और मुलाकात कराएंगे 2 ऐसी शख्सियतों से जिन्होंने कई परेशानियों और विपरीत हालात के बावजूद UPSC के इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है।
तो अब हमारे साथ प्राइम टाइम में दो खास मेहमान स्टूडियो में हैं, उमुल खेर और जोसेफ के मैथ्यू। इन दोनों ने इस बार यूपीएससी का इम्तिहान पास किया है और खासियत इन दोनों की आप इनकी जुबानी सुनिएगा, इनकी कहानी। मैं आपको बता दूं कि उमुल राजस्थान से हैं, बचपन गुजरा निजामुद्दीन के स्लम्स में और स्लम्स से हटाने के बाद त्रिलोकपुरी गए। जब वहाँ पर वो हट गए, 7वीं कक्षा से खुद इन्होंने अपने आप को पढ़ाया है, बच्चों को ट्यूशन्स देकर, और अपनी फीस इन्होंने खुद जमा की और गार्गी कॉलेज में गई, जेएनयू में पीएचडी कर रही हैं। पहले अटेम्प्ट में आईएएस चुनी गई हैं ये। और जोसेफ के मैथ्यू हमारे साथ हैं, ये मेल नर्स हैं एम्स में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। पेरल जो पिता हैं वो केरल में दिहाड़ी मजदूरी किया करते थे, लेकिन जब उनको नौकरी मिल गई एम्स में तो इन्होंने, पिताजी ने वो छोड़ा था और 5वीं कोशिश में जोसेफ को यूपीएससी में सफलता मिली है और नौकरी के साथ ही पढ़ाई इन्होंने जारी रखी। तो आइए इनसे सुनते हैं। उमुल, पहले आपसे, आपकी जो कहानी है आप अपने हमारे दर्शकों को बताइए कि तमाम सर्जरीज आपकी हुई और 7वीं कक्षा से आपने खुद अपनी पढ़ाई की, क्यों? 7वीं कक्षा में क्योंकि हमारा जब हमारी जो झुग्गी थी बारापुला में हजरत निजामुद्दीन के पास, जब वो डिमोलिश हुई थी तो हम त्रिलोकपुरी में आए। तो जब त्रिलोकपुरी में हम सेटल हुए थे तो पापा के पास कोई काम नहीं था, तो ऐसे में घर को संभालना था, किराए का घर था तो उसका किराए का इंतज़ाम करना था। तो मैं फिर आसपास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी थी, क्योंकि त्रिलोकपुरी एक पिछड़ा हुआ इलाका है तो वहाँ पे ये पॉसिबल नहीं था कि अच्छी मुझे फ़ीस मिल पाती। तो मैं 50-50 रुपये में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, तो पूरा महीना बच्चों को पढ़ाती थी, तब एक बच्चे से 50 रुपये मिलते थे। तो इट वॉज़ वेरी बहुत मुश्किल टाइम था, कमरे का किराया जुटाना, घर के खर्चे वगैरह करना, उसके बाद में खुद पढ़ना, तो बहुत मुश्किल था। तो बचपन से फोकस था कि पढ़ना है। मुझे यकीन था कि अगर कोई चीज़ अगर मेरे फ्यूचर को सिक्योर कर पाएगा, कोई चीज़ जो इस हालात के विशियस सर्कल को अगर तोड़ेगा तो वो पढ़ाई होगी। और ये बात मेरे जहन में बहुत अच्छे से आ चुकी थी, तो जो मेरा फोकस रहा वो हमेशा ही रहा कि किसी तरह मैं पढ़ाई करूं। कहीं मैंने ये पढ़ा है कि 14 साल में आपके माता पिता ने, आप अलग हो गई थी क्योंकि वो चाह रहे थे कि आप 8वीं तक पढ़ें, उसके बाद ना पढ़ें। हाँ, क्योंकि एक कंजर्वेटिव फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ तो ज़्यादा घर में पढ़ाई का एम्फेसिस नहीं था। तो जब उन्होंने ये वाली बात कही रखी थी कि 8वीं बहुत है और अब तुम दूसरा मतलब सिलाई वगैरह के उसमें ज़्यादा तुम ध्यान दे सकती हो, तो ऐसे में फिर मुझे ये बात बतानी कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, ये बहुत ऐसी चीज़ थी कि जिससे कन्विंस करना मुश्किल था। आपको तब से पता था कि आपको ये करना है? ये मेरी 2nd क्लास का सपना है। जब मैं 2री क्लास में थी तब से मुझे पता नहीं था कि सिविल सर्विसेज क्या होता है, मगर ये पता था कि सिविल सर्विसेज। कैसे पता लगा कि ये सिविल सर्विसेज में जाना है? बचपन में कहानी पढ़ी थी सुभाष चंद्र बोस की, जिसमें था कि उनके पापा ने उन्हें चैलेंज किया था कि सिविल सर्विसेज तुम नहीं कर पाओगे, तो अपने पापा को दिखाने के लिए उन्होंने सिविल सर्विसेज की। बाद में चाहे उन्होंने छोड़ दिया और देश की सेवा की, तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया था। तो मैंने कहा अगर ये इतना चैलेंजिंग है तो मैं भी बड़े होकर यही करूंगी। तो वो ये सपना साथ रहा। एक आर्थिक प्रॉब्लम रही, लेकिन फिजिकल डिसेबिलिटीज भी रही और उसको भी आपने खुद पार किया। हाँ, मतलब मेरी डिसेबिलिटी जो है वो फ्रेजाइल बोन डिसऑर्डर की है, तो ये डायनामिक है, मतलब स्टेबल ना होने के बजाय मतलब कभी भी अगर मैं गिरूं तो फ्रैक्चर हो सकता है। तो ऐसे में वो अनसर्टेनिटी, एक तरीके का एक घबराहट रहती थी कि मैं अगर गिर गई तो क्या होगा। और जिस वक्त मैं बैचलर्स में थी तो त्रिलोकपुरी से गार्गी कॉलेज जाने के लिए डीटीसी बसेस का सफ़र जो था वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से एक हमेशा एक डर लगा रहता था कि अगर गिर गई, फ्रैक्चर हुआ तो कौन देखेगा, मतलब कैसे होगा। तो मतलब इट वाज अ काइंड ऑफ मेंटल प्रेशर। तो जो हमारे छात्र युवा सुन रहे हैं, हमारी पीढ़ियाँ सुन रही हैं, देखिए किस तरह की मेहनत करनी पड़ती है और किस तरह का जोखिम उठाना पड़ता है और लगन जो हमारे सामने। जोसेफ, मैं आप किससे जानना चाहूँगी, आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एक मेल नर्स थे, वो भी मेहनत करके आपको नौकरी मिली होगी, ऐसा नहीं है? केरल से आप आए हैं और केरल के लोगों को माना जाता है कि बहुत अच्छा सेवा भाव उनमें होता है। तो फिर ये सिविल सर्विसेज का ख्याल कब आया, कैसे आया? मैडम, मैं एक्चुअली मेरा पहले प्लान था इधर आके आईएलटीएस लिखना है, अब्रॉड जाना है। जैसे कॉमनली नेसेस का एम है अब्रॉड जाना है, कोई यूरोपियन कंट्रीज में जाना है। मेरा भी ऐसे एक प्लान था इधर आने, लेकिन इधर आने के बाद एम्स में ज्वाइन किया। मैं इधर तो दिल्ली में सारा सिविल सर्विस का कोचिंग सेंटर से मैं सब देखा है और न्यूज़पेपर में देखा है। मैंने सोचा एक बार ट्राई कर दूं क्या है, कैसे है।
ऐसे मैंने 2012 में फर्स्ट अटेम्प्ट दिया। जी। एक्चुअली वो इतना प्रिपेयर नहीं था, ऐसे कोचिंग दिया। वगैरह ली उसके लिए आपने? नहीं, ऐसे थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ा, 2-3 बुक्स से पढ़ा, बस इतना। लेकिन उसमें मुझे पता चला ये अचीवेबल टारगेट है, वी कैन अचीव इट। देन आफ्टर दैट एंड इन दैट प्रीलिम्स आई डिडंट क्लियर। एंड थोड़ा हिंदी में कोशिश करिए बोलने का, मुझे कहा जा रहा है कि जो हमारे दर्शक है वो आपको हिंदी में सुनना चाहेंगे। हाँ। एंड प्रीलिम्स के बाद मुझे पता ये सीरियसली कर सकते हैं। इसके बाद मैंने शुरू किया सीरियसली पढ़ाई, एक शॉर्ट कोचिंग ले लिया एक अकेडमी में, क्लासिक IAS अकेडमी। उसके बाद साइकोलॉजी के भी किया। ऐसे मैंने अगली बार 2013 में दिया। उस बार मेरा मेंस भी हुआ है, प्रीलिम्स हुआ है, मेंस दे दिया, लेकिन मेंस में क्लियर नहीं हुआ। जोसेफ, लेकिन आपके जो माता पिताजी वो मजदूरी करते थे, जो आपको नौकरी मिली उन्होंने छोड़ी, लेकिन जो आपका बैकग्राउंड है वो ऐसा नहीं रहा होगा कि आपको सब सुविधाएं मिली होंगी? नहीं, ऐसे नहीं। लेकिन ये मेरा इंटरेस्ट है, मैं खुद ले लिया ये करना है सेल्स सर्विस। किसी ने फोर्सफुली नहीं किया ये करो, किसी ने फोर्सफुली मेरे को, आपने खुद ने ठाना कि मुझे करना है ये। हाँ, करना है, इसलिए मैंने इतना अटेम्प्ट दिया है। मैं 2014 में दिया, इंटरव्यू तक गया, उस समय नहीं मिला। इसके बाद 2015 पे लास्ट ईयर दिया, उस समय भी मेंस नहीं हुआ। और नेक्स्ट 5th अटेम्प्ट में दे दिया। मतलब मुझे पता था कर सकते और कोशिश कर। अभी ये रिजल्ट आने के पहले भी मैं इस बार प्रीलिम्स आ रहा है ना, उसके लिए भी स्टडी शुरू कर दिया। हाँ, कर दिया। तो ये क्या, ये पढ़ाई कैसे करते हैं आप, ये थोड़ा बताइए। मतलब आपको पता है ना, हमारा ड्यूटी थोड़ा हैवी है, हेक्टिक है, और नर्सेस का काम इतना आसान नहीं है। मेडिकल फील्ड में हम सबसे हैवी वर्क नर्सेस करते हैं, शिफ्ट ड्यूटी है। और हाँ, जब डॉक्टर स्ट्राइक पे जाते हैं आप ही लोग करना पड़ेगा। चलिए, मुझे कहा जा रहा है एक ब्रेक लेना है, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद आएंगे और आप हमारी भावी पीढ़ी को आप दोनों क्या समझाना चाहेंगे वो हम आपसे और जानेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप लोग भी लौटिएगा प्राइम टाइम में। तो उमुल से आइए कुछ और बातचीत करते हैं, और जोसेफ भी हमारे साथ है, मौजूद है। उमुल, 9th क्लास से आप अलग रह रही थी, कैसे हुआ ये? और एक अकेली लड़की के लिए खुद रहना और मोटिवेट करके यहाँ पहुँचना तो यह कल्पनीय है, लेकिन किस तरह से हमारी लड़कियों को समझाइए दिल्ली की, ऐसा नहीं कि तभी भी दिल्ली सुरक्षित नहीं रही होगी, अकेले रहना कैसे किया था ये? जिस वक्त मैंने अकेले रहने का डिसीजन लिया था, उस टाइम तक मैं त्रिलोकपुरी में एक फेमस ट्यूटर के तौर पे इस्टेब्लिश हो चुकी थी। तो मेरे स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स थे वो मुझ पर बहुत ज़्यादा यकीन करते थे, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे। तो एक तरीके से जो सिक्योर इन्वायरमेंट मेरे आसपास जो क्रिएट हो गया था, उसकी वजह से मुझे बहुत हिम्मत मिलती थी। और जिस तरह से जिन लोगों उन्होंने जितना मुझे आदर दिया, तो उसमें ऑटोमेटिकली मुझे था कि आई एम नॉट अलोन, एंड इंटायर माई स्टूडेंट एंड देयर पेरेंट्स फैमिलीज विद मी। तो उसकी वजह से थोड़ी सी हिम्मत बंदी रहती थी कि हाँ, मतलब कुछ ऐसा गड़बड़, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और एक जो रिस्पेक्ट था उससे भी मुझे लगता था कि हाँ, मीन्स आई एम डूइंग समथिंग वेरी मच रिस्पेक्टेबल, तो जिसकी वजह से हिम्मत वगैरह हारने की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी वजह से पॉसिबल। फिर आप गार्गी कॉलेज आए, JNU, PhD, ये सफ़र कैसा रहा? कैसे अपने आप को समझाया? इस दौरान भी कैसे ट्यूशन से ही सपोर्ट किया अपने आप को? आप विदेश भी गई शायद? हाँ जी। स्कूलिंग के टाइम तक मैं बच्चों को पढ़ाती थी, और उस टाइम इतना ज़्यादा इंटेंस शेड्यूल होता था कि 3 बजे शाम से लेके रात के 11 बजे तक मैं बच्चों को पढ़ाती थी। और ये मेरा BA तक चला, और इतनी ज़्यादा प्रेशर होता था कि मैं बच्चों को पढ़ा के अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाऊं और अपना कमरे का किराया, खाने पीने का इंतज़ाम करूं, कि कई बार मेरी खुद की पढ़ाई बहुत ज़्यादा सेकेंडरी हो जाया करती थी। फिर जब मेरा JNU में एडमिशन हुआ इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो क्योंकि JNU में हॉस्टल मिल गया था, मेस फैसिलिटी थी, तो वो जो एक इकोनॉमिकल बर्डन था वो मेरे सर से काफ़ी हद तक हटा। तो उसने फिर मुझे इतनी आज़ादी दी, इतना एक लिबर्टी दी कि जो मेरे जो बाकी इंटरेस्ट एरियाज थे मैं उन्हें परस्यू कर पाऊँ। जैसे बीइंग अ वॉइस ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। सो मैं अलग अलग देशों में गई, मैंने भारत के विकलांग लोगों को अलग अलग कंट्रीज में रिप्रेजेंट किया। ये तभी हो पाया जब मेरे सर से बोझ उतरा कि मुझे बच्चों को पढ़ाना है, मेरे कमरे का किराया कब मैं दूंगी, और तारीख आ जाएगी तो मकान मालिक पैसे मांगेंगे। जब ये बोझ हटा तो सारी चीज़ें मेरे लिए आसान होती चली गई। फिर मैं अलग अलग देशों में गई और
बान की मून से, जो सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, उनसे भी एक बार साउथ कोरिया में मुलाकात हुई, जापान में 1 साल रहकर आई। तो उसमें मेरे टीचर्स का, वेल विशर्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा और शायद उनके सपोर्ट के बिना ही सब पॉसिबल नहीं हो पाता। तो जेएनयू में आना मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट रहा। बिल्कुल। जोसेफ, मैं सुन रही थी कि आपकी रैंक 574 है और शायद आप एक और अटेम्प्ट देना चाहते हैं, ऐसा है क्या? यस मैडम। और इम्प्रूव करना चाहते हैं, इसलिए आप अभी सेटिस्फाइड नहीं है या ठीक है? मतलब हमको अपॉर्चुनिटी है, वो भी टाइम में कर सकते ना, क्यों हम पीछे जा रहे? ऐसे में इतना तक आ गया, एक और अटेम्प्ट दे सकते। ऐसे मैंने पहले सोचा तो मैं पहले भी छोड़ सकता ऐसे, इसलिए। आप अभी ब्रेक में मुझे बता रहे थे बहुत प्रेशर है घर वालों का कि शादी करनी है, हाँ? आपके उम्र के सब लड़कों की शादी हो गई, बहुत प्रेशर में। नहीं मैडम, वो तो नेचुरली आते हैं, मतलब शादी करना है, इतना साल हो गया, जॉब मिल गया, अभी सेटल करो, मतलब वो तो नॉर्मली आता है शादी का प्रेशर ऐसे। और हमारा सोसाइटी में ऐसे भी है, एक जॉब के बाद सेटल करो लाइफ। और हमारा साथ वालों भी देखते हैं, वो लोग ऐसे किया, ये लोग ऐसे किया, उसको इतना हो गया, वो भी है। कंपैरिजन इज देयर, इसलिए भी वो भी इतना अटेम्प्ट दिया, नहीं मिल रहे, भी पता नहीं था। अभी रिजल्ट आने के पहले भी अनसर्टेनिटी है, उनको पता नहीं क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, वो भी है। तो अब कुछ थोड़ा सा लाइट फील कर रहे हैं आप? थोड़ा हल्का महसूस कर रहे हैं? अभी तो टेंशन सर कम हो गया ऐसे, अच्छा हो गया। और हमारा ये मेरा साथ वाला, मेरा आईसी में काम कर रहे हैं, हमारा वो सारा बहुत सपोर्ट किया मेरे को। हर बार को मेरे नहीं हुआ, उस सभी बोल रहे नेक्स्ट टाइम मिलेगा, अगली बार अच्छे से करो, मिलेगा। मेरा सीनियर्स, कोलीग्स, मेरे क्लासमेट्स। अब जो आपके आसपास और लोग काम करते हैं, हाँ, मेल फीमेल नर्सेज, उनको भी अब उम्मीद वो रहा होगा कि हम भी हमारे साथ क्या कह रहे थे बताइए? लोग हमको भी मिला है हमारा साथ, मुझे नहीं मिला, उनको भी मिला है रंग, ऐसे बोल रहे। हमारा साथ वालों को मिला है, वो सब खुशी हो गया। मतलब ऐसे हमारा प्रोफेशन ऐसा है ना, तो वो भी है। चलिए उमुल, मैं आपसे कंक्लूडिंग में पूछना चाहूँगी, क्या कहना चाहेंगी आप लड़कियों को, खास तौर से जो बिल्कुल अपने जीवन में जद्दोजहद करके अकेले अपना ध्यान रख रहे हैं? आप वाकई एक प्रेरणा है, लेकिन क्या कहेंगी उनको, मैसेज क्या देंगी आप? मैसेज ये है कि कई बार बागी होना समाज, ग्रेटर सोसाइटल सिग्निफिकेंस बन जाता है। तो ज़रूरी है कि आप एक सपना बनाएं और आप वो सही है या गलत है उसका खुद निर्धारण करें। मतलब आसपास के लोग क्या कह रहे हैं, क्या गलत है, उससे ज़्यादा आपका खुद का जो डिसीजन है कि जो मैं कर रही हूँ वो सही है या नहीं, उस पर आपकी एक अच्छी समझ होनी चाहिए। तो अगर ऐसे में अगर आपका आसपास का सपोर्ट नहीं मिलेगा, तब भी आपकी वो जो आपका जो आंतरिक एक तरीके से एक कंपास है, वो आपको भटकने नहीं देगा। तो अगर आपने कुछ ठान लिया है कि हाँ ये ठीक है, तो उसको पाना फिर आसान होगा। बिल्कुल। तो खुद पे विश्वास रखें, यही कहना है इन दोनों का। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आगे के लिए आप दोनों को। तो आज प्राइम टाइम में इतना ही। नमस्कार। हमारा क्लाइमेट भी थोड़ा डिफरेंट रहता है, बट अल्टीमेटली इट बॉइल्स डाउन कि जब रिजल्ट आता है और आप उसमें सिलेक्ट हो जाते हैं, तब ये चीजें आप मायने नहीं रखती। जो जितनी भी आपने प्रॉब्लम्स फेस करी होती है वो आपको दिखती नहीं है, बट जो अल्टीमेट टारगेट जो आपने अचीव किया वो दिखता है। बिल्कुल। जिस तरह से बिस्मा भी कह रही है, फोकस पूरा होना चाहिए। लेकिन फैजल, मैं चाहूंगी कि आप हमारे जो युवा हैं कश्मीर, उनको भी एक तरह से एड्रेस कर रहे हैं कि किस तरह से आप समझाते थे अपने आप को, जो हालात इर्द गिर्द हैं, अपने आप को कैसे समझाते थे कि मुझे अपना फोकस रखना है, काम करना है, मेरा लक्ष्य ये है कि मुझे कामयाबी हासिल करनी है? क्या कहते थे अपने आप से आप? नॉट, मतलब क्योंकि मैं वैली से हूँ, सिर्फ मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री से भी लड़के आए, हमारे साथ मेहनत कर रहे थे, दिन रात एक कर रहे थे, वो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, एक दूसरे को मोटिवेट करते थे, खुद को मोटिवेट करते थे, खुद को चीजों से थोड़ा दूर रखने की कोशिश करते थे। इफेक्ट तो होता ही है कहीं ना कहीं, बट जैसे मैंने पहले भी कहा, फैमिली का सपोर्ट, फ्रेंड्स का सपोर्ट, जो अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताते थे, ये जानकर कि इसको मेहनत करनी है अभी, और खुद भी जो टारगेट था उसको अचीव करने का जो जोश था, वो हमेशा पुश करता था मुझे।
कि अल्टीमेट सक्सेस को पाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने कहा जिस तरह से परिवार और दोस्तों का सपोर्ट। राहुल पंडिता हमारे साथ मौजूद है। राहुल, आपने किताबें लिखी हैं, आप समझते हैं वहाँ पर आपकी नज़र में, क्योंकि जम्मू कश्मीर के दो चेहरे हमारे सामने हैं, ये सफलता के चेहरे दो हमारे सामने बैठे हुए हैं, लेकिन एक वो तस्वीरें जो लगातार अमूमन रोज़ न्यूज़ में आती रहती हैं, आप किस तरह से देखेंगे इस सफलता को? देखिए, कश्मीर में करीब 3 दशक से हालात बहुत ख़राब हैं। उसके पहले स्टेज में कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ। करीब 4 लाख लोग जो हैं रातों रात कुछ ही हफ्तों के भीतर घर से बेघर हुए। तो मेरी जनरेशन के लोग जो उस वक्त एग्जाइल में चले गए, उन्हें भी बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बड़े बड़े घरों से हम छोटे छोटे एक एक कमरे 10 बाय 10 फीट के कमरों तक हमारी ज़िंदगी सीमित हो गई। और जैसे मेरे एक दोस्त कह रहे थे कि वेदर उस ज़माने में 1990 में, मुझे याद है जब पहली बार हम इंडियन प्लेन्स में आए थे, हमें बिल्कुल आदत नहीं थी उस गर्मी की, और वो गर्मी हमारे सरों पर करने के लिए, तो इसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते। हाँ, क्वालिटी हो सकता है, जितना आप क्वालिटी स्टडी कर सकते हैं उतना बेहतर है। तो क्वांटिटी की सही बोला है जिनने बोला है कि हम इस चीज़ को बिल्कुल भी क्वांटिफाई नहीं कर सकते। ये सिर्फ क्वालिटी है जो मैटर करती है, और आपका एनालिसिस है। ज़रूरी नहीं है ये कन्वेंशनल वो बुकिश स्टडी नहीं है, ये बहुत वैलिड है, हॉलिस्टिक है, पूरा एनालिसिस बेस्ड है। बिल्कुल। और जो आसपास इर्द गिर्द खबरें आती हैं राज्यों को लेकर, क्या जब आप अपनी तैयारी करती थी उसका असर पड़ता था, या क्या आप अपने आप को समझाती थी? मैम, इट इज नॉट ऑडिबल। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, जो जब आप अपनी तैयारी कर रही थी, तो जो आसपास राज्य में स्थिति होती है, खबरें आ रही थी, उस लिहाज से आप अपने आप को कैसे उन खबरों से अलग रखती थी, या क्या समझाती थी? मैम, कि मैं एक कैंडिडेट हूँ जो कि सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ रही हूँ, तो मुझ में ये था कि आगे पढ़ना है, मेहनत करनी है और चीज़ों को सुधारना है, हर एक चीज़ को सही करना है। तो वही चीज़ था कि इवन दो की चीज़ें सही नहीं थी, लेकिन सही करना था, और वो चीज़ और ज़्यादा इस चीज़ को ड्राइव करा था कि नहीं, करना है, करना है, करना ही है। बिल्कुल, जो फोकस आपका था वो बना हुआ था। फैजल, आपके पास आना चाहेंगे। आप स्काइप पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इंदौर से आप नौकरी करते हैं। आपकी मेहनत की कहानी सुनाना चाहेंगे कश्मीर के युवाओं को, देश के युवाओं को। कैसी मेहनत रही थी आपकी इस कामयाबी के पीछे? मैम, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क था, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन था, काफ़ी साल स्ट्राइव करना पड़ा, फेलियर्स आए, काफ़ी मुश्किलें आई, बट एक परसिवरेंस था, एक जोश था कि करना है, कुछ भी हो जाए, आई हैव टू मेक इट। और फैमिली का, फ्रेंड्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा इस पूरी जर्नी में, सीनियर्स का काफ़ी सपोर्ट रहा, टीचर्स का सपोर्ट रहा, और कहीं ना कहीं मेहनत रंग लाई है। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू द गॉड एंड टू माय पेरेंट्स, फ्रेंड्स, एवरीवन, कि अल्टीमेटली द डिजायर्ड जो था मेरा अपनी लाइफ का लक्ष्य, वो मैं प्राप्त कर सका। मुश्किल बताइए, मुश्किलें क्या थी आपके सामने? मैम, कश्मीर में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए, तो वो बड़ा एक लिमिटेशन हो जाता है हमारे लिए, और एक्सपोजर थोड़ा कम है, तो उसके लिए दिल्ली आके आपको मेहनत करना पड़ता है। यू हैव टू एडजस्ट टू द क्लाइमेट, क्योंकि नमस्कार, प्राइम टाइम में हाजिर हैं आज जम्मू कश्मीर राज्य के दो चेहरों पर नजर। इस राज्य के वो दो पहलू जिसमें एक राहत, सुकून और मनोबल बढ़ाता है। हमारे सामने वो 14 कामयाब चेहरे आए हैं जिन्हें देखकर राज्य ही नहीं, देश गर्व महसूस करता है। इस साल जम्मू कश्मीर से 14 युवाओं ने यूपीएससी के इम्तिहान पास किए हैं। अहम है कि विपरीत खबरों के बीच इतनी बड़ी संख्या में इन्हें सफलता मिली। काबिल तारीफ कि इस माहौल में भी इन युवाओं ने मेहनत की। 5 सालों में ही 60 युवा संघ लोक सेवा यानी कि यूपीएससी की प्रतिष्ठित परीक्षा में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। 1990 से 2009 तक घाटी से सिर्फ 2 आईएएस और आईपीएस निकले। 2009 में शाह फैजल के आईएएस
में टॉप करने के बाद युवाओं की सोच में बदलाव शुरू हुआ। स्थानीय युवाओं में विश्वास जगा कि वो भी शाह फैजल की तरह IAS अधिकारी बन सकते हैं। फिर 2010 से इस संख्या में लगातार बढ़ोतरी होने लगी। साल 2013 में रिकॉर्ड बनाते हुए राज्य से 13 उम्मीदवारों ने IAS सूची में जगह बनाई। इनमें 3 महिला उम्मीदवार थीं। 13 में से 8 उम्मीदवार कश्मीर क्षेत्र से ताल्लुक रखते थे। 2014 में युवाओं ने रिकॉर्ड तोड़ा और 16 युवाओं ने ये इम्तिहान पास किया। इनमें 6 जम्मू कश्मीर के जम्मू क्षेत्र के दूर दराज इलाकों से थे। गुज्जर समुदाय के 3 युवाओं डॉक्टर ओवैस अहमद राना, कमर उल जमान चौधरी और मेहताब अहमद जगल शामिल थे। साल 2015 में 10 युवाओं ने ये IAS के इम्तिहान पास किए। 2016 में 10 और इस साल 2017 में 14 कामयाब रहे हैं। लेकिन इस राज्य का दूसरा चेहरा ज्यादा हावी रहा है। आतंक, असुरक्षा, पीड़ा और भटकाव को सामने ला खड़ा करता है। बीते 1 साल में 8 जुलाई को बुरहान वानी के मारे जाने के बाद से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की घटनाएं तेजी से बढ़ी। गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान स्थानीय आतंकियों की भर्तियां बढ़ी हैं। मंत्रालय के आंकड़े के मुताबिक पिछले साल 128 आतंकवादियों की भर्ती हुई थी और इस साल सिर्फ 5 महीने में ये आंकड़ा दुगना हो गया है। हालांकि आतंकी हथियारों की कमी से जूझ रहे हैं। सीमा पर कड़े पहरे की वजह से सीमा पर हथियारों की तस्करी घटी है, लेकिन घोड़े की तरह बज रही थी। तो उन मुश्किलों में कश्मीरी पंडितों ने उस वक्त पढ़ाई लिखाई की, अपने आप को ऊपर उठाया और आज 99% जो कम्युनिटी है वो सक्सेसफुल हैं, वो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं और भी सफलता के नए नए आयाम छू रही हैं। दूसरी तरफ कश्मीर घाटी में भी अलग अलग मुश्किलों का सामना करना पड़ा लोगों को। पहले तो बदस्तूर हड़ताल चालू रही। 90s के दशक में क्रैकडाउन्स हुआ करते थे, सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशंस हुआ करते थे बहुत बड़े। तो महीनों स्टूडेंट जो हैं पढ़ाई नहीं कर पाए और इसमें जो कुछ मेजॉरिटी कम्युनिटी के जो पढ़ा लिखा वर्ग है, और पढ़े लिखे से मेरा तात्पर्य सिर्फ ये नहीं है कि जिन्होंने किताब पढ़ी है, क्योंकि सिर्फ किताबें पढ़ने से या सिर्फ एजुकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर उससे फर्क पड़ता तो बुरहान वानी के पिता जो एक हेडमास्टर हैं, वो अपने जो उनके बेटे ने जो रास्ता इख्तियार किया उसको कभी सपोर्ट नहीं करते। तो जो ज़हनी तौर पर एक तालीम होती है, उस तरह के जो लोग थे कश्मीर में, उन्होंने भी समझा कि यहाँ पर उस तरह की तालीम हासिल नहीं हो सकती। तो कई लोगों ने अपने बच्चों को बाहर भेजा। वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ कम है। अगर आप सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट है, जैसे मेरे एक दोस्त कह रहे थे कि वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ कम है, जैसे यहाँ ट्यूटोरियल्स हैं, बहुत तरह की फैसिलिटीज़ स्टूडेंट्स अपना सकते हैं, उस तरह की फैसिलिटीज़ कश्मीर में नहीं है। तो ये अपने आप में उन कंडीशंस में सिविल सर्विसेज को क्रैक करना, यूपीएससी के इतने बड़े टफ एग्जाम को क्रैक करना, ये बहुत ही सफलता की बात है। और मैं आशा करता हूं कि ये लोग जो हैं शाह फैसल के बाद एक एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे और जो लोग यूनिवर्सिटीज में जाते हैं उनको मोटिवेट करेंगे कि वो यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान और आईसिस का झंडा फहराने ना जाएं, बट प्रोग्रेसिव आइडियाज और डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट का झंडा फहराना जाए। बिल्कुल राहुल, आपने एक बहुत मार्मिक बात कही जो कश्मीरी पंडितों की, कि वो भी अपना घर छोड़कर यहाँ पर आए और 3 दशकों से यहाँ पर उन्होंने नाम कमाया, बड़े ओहदे पाए। आप भी उसमें से एक शामिल हैं। और आज ही हम महबूबा मुफ्ती जो मुख्यमंत्री हैं, खीर भवानी का कल वहाँ पे एक बहुत बड़ी पूजा होनी है और आज वो भी खुद वहाँ पर गई और किस तरह से उन्होंने आज वो बयान दिया है कि जो कश्मीरी पंडित वापस आए, अमन लौटे। तो बहरहाल ये राहत भरे बयान आते हैं, लेकिन जो हमारे युवा का असर ये हुआ है कि आतंकियों ने हथियारों को लूटना छीनना शुरू कर दिया है। 90 हथियार और कई 100 राउंड्स फायर के छीने गए और भटके हुए युवाओं के इसमें आतंकवादी आसानी से उनको फंसा रहे हैं। तो कैसे इस असफलता, भटकाव, अन्याय के भाव से ग्रस्त युवाओं पर उन युवाओं की छाप मजबूत, असरदार पड़े जो इस राज्य की सफलता, गौरव, प्रतिष्ठा की तस्वीर को देश के सामने रख रहे हैं। और इसी पर आज हम पहले हिस्से में चर्चा करेंगे प्राइम टाइम में। तो हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बिस्मा काजी यूपीएससी में हैं, 115वीं रैंक इनको हासिल हुई है।
फैजल जावेद यूपीएससी में 610 इनकी रैंक हुई है, दोनों कश्मीर से हैं। राहुल पंडिता लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, समझते हैं जम्मू कश्मीर की पृष्ठभूमि को। और अरुण गुप्ता प्रवक्ता हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी से हमारे साथ। तो पहले तो मैं फैजल जावेद और बिस्मा काजी, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद दूंगी कि आपने ये सफलता हासिल की है। देश का नाम आपने रोशन किया है, राज्य का नाम भी रोशन किया। बिस्मा, पहले शुरुआत में आपसे, आपकी सफलता की कहानी से, क्योंकि आप लोगों को देखकर सुनकर जो लोग हैं वो प्रेरणा हासिल करते हैं। विपरीत हालात में जिस तरह से देश भर तमाम तस्वीरें आती हैं, आपने ये सफलता हासिल की, क्या क्या इसके पीछे गूढ़ रहस्य रहा? इसके पीछे जो चीज़ रही है वो है कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, परसेवरेंस एंड डेडिकेशन, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज ऑनेस्ट हार्ड वर्क। सो वो चीज़ रहा है, एंड जितना कंसिस्टेंट रहे हैं उतना रिजल्ट भी आ गया अच्छे से। बिल्कुल, आप इंजीनियर रही हैं और दूसरा अटेम्प्ट था आपका, तो ज़रा ये हार्ड वर्क के बारे में बताइए। कितने घंटे आप पढ़ती थी? अक्सर अमूमन सफल लोग कहते हैं क्वालिटी स्टडी करनी चाहिए, घंटों से नहीं आंकना चाहिए। आप जो कश्मीर के युवा आपको सुने, क्या सुनना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे आप उन्हें? मैम, घंटे तो नहीं कर सकते, घंटे इसमें क्वांटिटी तो नहीं हो सकती है, क्योंकि ये पूरा ऑब्जर्वेशन एनालिसिस का पार्ट होता है, इसका कोई सिलेबस नहीं होता है। क्योंकि जो सोशल इश्यूज चल रहे हैं, जो पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, जितने इंटरनेशनल रिलेशंस चल रही हैं, या कुछ भी कोई बिल भी पास हो रही है, तो आपको हर एक चीज़ को एनालाइज करना है। तो वो कोई भी मीडियम हो सकता है, तो इट्स नॉट वो पढ़ाई नहीं है वो जो एकेडमिक होता है। तो इसमें बहुत एनालिसिस होता है, कितना आपने क्या समझा, क्या आप इससे क्या प्रोज है इसके, क्या कॉन्स है इसके, क्या आप कर सकते हो इसको ठीक